ओके। यहाँ तक तो कर चुके थे हम लोग कि फिजी और ये क्या था, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी एक्चुअली एनालाइजेस एंड स्टडीज द रोल ऑफ कार्बन इन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद ये पेज रिपीटेशन में आ गया था, सो वी हैव टू स्किप दैट आई थिंक। एंड ओजोन लेयर भी हम लोग कर लिए थे, और ये भी कर चुके थे। एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप एक था, क्योंकि why is this grouping or organization important? Because the member countries of this Asia Pacific Partnership, they consume about the world's 60% energy, and they contribute nearly 60% of the world's greenhouse gas. And however they intend to support the Kyoto Protocol, that's the good thing. फिर climate action tracker था, ये monitors the emission reduction pledges done by different countries, and ये सब हमने देखा था। जैसे EP100 एक बहुत अच्छा था, brings together leading companies and corporations all over the globe committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. So that was a grouping of the corporations all across the globe. Similarly, the Climate Group, an international non-profit organization that drives climate action by building large networks and runs them. And some Indian companies are also members of EP100. That is also correct. And उसके अलावा हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, जैसे ये एक केमिकल पड़ा था, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, used as a solvent. It is not responsible for the depletion of ozone, so don't get confused. Similarly, in the stratosphere, the level of ozone is naturally regulated by the nitrogen dioxide. Also एक क्वेश्चन था कि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स अगर होते हैं तो ओजोन डिप्लीशन बढ़ जाता है। ठीक है, कहाँ गया? ऑल्सो ये पढ़े थे कि हाँ ये था प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलार फ्रंट। तो पोलार फ्रंट अगर होगा, as well as presence of stratospheric clouds along with inflow of chlorofluorocarbons, so these conditions are responsible for the could be the reason for the formation of the ozone hole, especially over the Antarctic circle. फिर हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कुछ CFCs का एमिशन होता है। ऑल्सो ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, चिपसेट्स वगैरह की सफाई वगैरह में या मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन होता है। एज अ प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन द एरोजोल कैंस, उसमें भी CFCs का इस्तेमाल होता है। तो ये सब में एमिशन होता है CFC का। ठीक है, और एक रेफ्रिजरेंट हमने बड़ा अजीब सा नाम देखा था, दैट इज़ मैफ्रॉन, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और क्या देखा था? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ओजोन के बनने में UV रेडिएशंस का काफ़ी रोल होता है। ओके, फिर हमने ये सब देखा था कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये फॉरेस्ट हम लोग थोड़ा सा कर चुके थे। वैसे देखा जाए तो प्रतिशत वाइज हमने शायद यहाँ तक कर लिया था। नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम दैट एम्स टू bring 1/3 of the area of the entire country of India under the forest cover. 1/3, that is 33.33%. अभी अगर देखा जाए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से, तो अभी का क्या कंडीशन है, दैट इज़ 24.62% ऑफ आवर कंट्रीज एरिया इज़ कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, विच हैज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 33%। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि द परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये 21 दिखा रहा है, यहाँ 24, कौन सा सही है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट इज 21.71%। और फिर यहाँ दिखा रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दैट इज 24.62%। तो अब ये चेक कर लेना इन दोनों में से कौन सा सही होगा। आई थिंक 24.6 इज़ द राइट वन, ये पुराना होगा। ठीक है, फिर द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, दैट इज़ 33%। और देखो ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज मिजोरम में मिलते हैं। तो ये हमने किया नहीं था क्या? कर तो चुके थे। प्रतिशत वाइज में देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिजोरम में पड़ता है, लेकिन ऑब्सोल्यूट में देखें तो मध्य प्रदेश में पड़ता है पूरे इंडिया में। लेकिन ऑब्सोल्यूट में देखें सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ऑब्सोल्यूट एरिया स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर फीट में किस स्टेट में है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सो दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 6.15% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ UP, एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैव सम फॉरेस्ट लैंड, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन द उत्तर प्रदेश विच हैव 0 फॉरेस्ट लैंड, 0।
दैट इज़ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया। यहाँ पे कोई फॉरेस्ट कवर नहीं है। देन एज पार्ट ऑफ द न्यू फॉरेस्ट इन्वेंटरी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड इन 2016, द रीविजिट टाइम हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 years to 5 years। अब इसको रट लेना था। और ये क्या है कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हैज़ बिन इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये क्या, छोड़ो। द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अर्बनाइजेशन इज नॉट related to deforestation. In Indian state with the largest area and a very dense forest, that is Arunachal Pradesh, or the following statement is not correct. Nagaland is the most forest covered state of India. That is not correct because India की बात हो रही तो MP जाएगा. MP is the most forest covered state of India in absolute area. And among East Deccan, Northern Plains, West Coast and Eastern Coast. I repeat, 4 regions बता रहा हूँ. The tree cover is maximum in which of the region? East Deccan, Northern Plain, West Coast and East Coast. तो इसमें maximum tree cover goes in East Deccan, ठीक है. Then assertion reason है forests are renewable resource and they enhance the quality of environment. तो definitely they enhance the quality of, ये तो right है. Forests are renewable resource, ये मुझे गलत लग रहा है. Renewable कहाँ है? एक पेड़ को उगने के लिए मतलब 25-20 साल तो लगते हैं, तो ये मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन। ओके, तो फिर ये है कि 4 स्टेट बता रहे हैं, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम और हिमाचल। और द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इट्स मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छा सवाल था, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल एंड मिज़ोरम में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये याद रख लो। और एक चीज़ गूगल पे कंफर्म कर लेते हैं कि विच इज़ द मोस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया in terms of absolute area. So this is Madhya Pradesh and forest अगर यही चीज़ हम लगा दें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो फिर absolute एरिया वाइज देखा जाए तो परसेंटेज वाइज तो मिज़ोरम में हमको पता है, बट वी वांट टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो परसेंटेज वाइज नहीं हमको जानना है, विच इज़ द मोस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट ऑफ northeastern India in terms of absolute area in square kilometer में देख लो, right? So Arunachal Pradesh has the largest forest cover in the northeastern region with the total area of 83,743 square kilometers. And how does that compare with the Madhya Pradesh? यहाँ कहीं लिख सकते हैं कि 83,743 square kilometers, that is the absolute area covered by forest in the northeastern state of Arunachal Pradesh. और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न में ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड है अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, अब यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ये कुछ अच्छे सवाल थे, जैसे कि ओजोन होल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अंटार्कटिका में। सो इनका कोई ब्रिटिश टीम थी, ठीक है। और ओजोन होल तिब्बतन प्लेटू पर डिस्कवर कौन किया था? सो ओजोन को तिब्बतन प्लेटू पे किसने डिस्कवर किया था? G.W. केंट मूर ने। और बस, हाँ, अब हमको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से करना था और ये कर चुके हैं, रिपीट हो गया था। यहाँ से करना था अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अब ये पुराना है, तो इसको छोड़ सकते हैं। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज फॉरेस्ट कवरेज ऑफ मोर देन 75% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो वही नॉर्थ ईस्टर्न वाले सारे चले जाएंगे लगभग, ठीक है। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, हो गया। सो यहाँ से करना था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? 75% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एरिया इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। तो इसमें NAM जाएगा, नागालैंड, अरुणाचल एज वेल एज मणिपुर, ठीक है। ये 3 चले जाएंगे। देन अमंग हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट। तो ये तो अरुणाचल है। अमंग नागालैंड, मिजोरम, असम एंड गुजरात, द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी वाइज देखा जाएगा तो एक्चुअली जहाँ डेंसिटी पूछे समझ लेना प्रतिशत में पूछ रहा है। सो दैट मीन्स मिज़ोरम का प्रतिशत वाइज पूरे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज परसेंटेज ऑफ इट्स स्टेट एरिया मैक्सिमम अंडर फॉरेस्ट कवर है मिज़ोरम के लिए। नाउ कंसिडर ये 4 राज्य देखो, छत्तीसगढ़ है, MP है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। With reference to the states mentioned above in terms of percentage of forest cover, the total area of the state, the following is the correct ascending order. तो सबसे कम कहाँ है इसमें? देखो MP लास्ट में जाएगा। नहीं, MP लास्ट में नहीं जाएगा बिकॉज MP का एरिया बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज में पूछा है तो आई थिंक इसमें काफ़ी अच्छा सवाल है ये। 3241
सो विद रेफरेंस, तो इसमें देखो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं तो प्रतिशत वाइज विद रेफरेंस टू द स्टेट्स अबव, प्रतिशत वाइज असेंडिंग ऑर्डर में फॉरेस्ट कवर किस में बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखो सबसे कम है इसमें महाराष्ट्र में, फिर हम एमपी में, क्योंकि इन दोनों के एरिया ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। नाउ अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू हैव टू लाइक गेट द एंटायर लिस्ट स्टेट्स विद परसेंटेज ऑफ इट्स स्टेट्स एरिया, ठीक है। तो इसमें इस पूरी लिस्ट को देख लो, और मेरे ख्याल से जो पीआईबी का लेटेस्ट है इन्फॉर्मेशन उसको देख लो। तो पहली बात तो हम ये कंफर्म सही कर दें कि ये जो 21 था दिस इज़ द मोर करेक्ट लेटेस्ट वन, ठीक है। और फिर हम आगे बता रहे हैं कि अब परसेंट वाइज अगर हम देखें, कहाँ गया टोटल कवर एंड परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, तो इसको परसेंटेज वाइज में अगर अरेंज करना हो तो इसमें अरेंज नहीं किया है, ठीक है, इसमें अरेंज नहीं किया है। सो विल हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। अगर हम विकिपीडिया से देखें तो देखते हैं अब प्रतिशत वाइज में देखें अगर, तो और अगर इंडिया का भी देखें पहले, तो इंडिया का कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। पूरे इंडिया के लेवल पे देखें तो ये जो 21.71% है ये 2021 में रिकॉर्ड किया गया था, और ये 2019 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो वेरी डेंस कैटेगरी होती है ना, ऑल लैंड्स, जहाँ 70% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता है, स्टेट की एरिया का 70% से ज़्यादा फॉरेस्ट अगर कवर है तो फिर वो वेरी डेंस कैटेगरी में चला जाएगा। और ये मोस्टली हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एक्सक्लूडिंग असम, केवल एक असम को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सारे वेरी डेंस कैटेगरी में चले जाएंगे, बिकॉज उन सभी के 70% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एक्सेप्ट असम। तो अब देखते हैं प्रतिशत वाइज। अब अगर हम यहाँ एक लिखना स्टार्ट करें तो ये सारे इंडिया के राज्य हैं। पहले हम यूपी का देख लेते हैं कितना है परसेंटेज फॉरेस्ट कवर। सो आई थिंक इट इज़ 6.15%, ठीक है। और फिर यूपी के बॉर्डर्स का देखते हैं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, इनका देखो तो बिहार का कितना है, बिहार का फॉरेस्ट कवर इज़ 7.84%, ठीक है। तो बिहार 7.8%, छत्तीसगढ़ का कितना है फॉरेस्ट कवर, दैट इज़ 41.21% ऑफ इट्स स्टेट्स एरिया, तो विच इज़ क्वाइट हाई, 41.2% ऑफ इट्स स्टेट्स एरिया। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का। फिर एमपी का देखते हैं, एमपी का है 25.14%। और एमपी के बाद फिर और क्या है, महाराष्ट्र तो नहीं है, वैसे देख लेते हैं महाराष्ट्र का भी। सो इट इज़ 16.51%, ठीक है। फिर कर्नाटका का देख लेते हैं और केरला का देख लेते हैं, या पहले बॉर्डर्स कर लेते हैं यूपी के। तो इतना हो गया, महाराष्ट्र का भी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा इधर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तराखंड देख लो। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड भी रह गया ना, तो पहले झारखंड देखते हैं उसका कितना है फॉरेस्ट कवर। सो झारखंड का फॉरेस्ट कवर है 29.76%, ठीक है। 29 विच इज़ स्टिल बेटर, 9.7%। फिर अब यहाँ उत्तराखंड और राजस्थान का देखना है, तो यहाँ उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड का भी काफ़ी अच्छा है, 45.44% है, ठीक है। और राजस्थान का बहुत कम है, 4.87%, राजस्थान का 4.87%, ठीक है। और अब ये मेजर नॉर्थ इंडिया के हो गए, महाराष्ट्र है, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उड़ीसा का एक देख लो, उड़ीसा का फॉरेस्ट कवर 33.5%, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू इंडियाज़ टारगेट 33.5%। और कोई रह गया इसमें, अंडमान निकोबार का भी 81.75% है, और चंडीगढ़ का भी सरप्राइजिंगली 20.07% है, ठीक है। और लक्षद्वीप का 90.33% है। तो लक्षद्वीप तो यूनियन टेरिटरी में चला जाएगा। आई थिंक किसी का भी 90 से ज़्यादा तो नहीं है, समझ रहे हो, 90 से ज़्यादा तो नहीं है। मिज़ोरम का है मैक्सिमम, वो कितना है 84.53, बट दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ एक और चीज़ लिख सकते हो कि स्टेट्स में
स्टेट्स में मिज़ोरम का है टॉप पे सबसे ऊपर 84.5%, लेकिन यूटी में लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का आई थिंक 90% के आसपास है, विच इज़ 90.33%। आई राइट दैट इज़ 90%। तो दैट मच इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। और एक चीज़ रह गई, चंडीगढ़ का भी इम्पोर्टेंट था। चंडीगढ़ और 20% है चंडीगढ़ का, और वेस्ट बंगाल का कितना है? वेस्ट बंगाल का है 18.96%। यहाँ लिख लेते हैं 18.96। चंडीगढ़ है 20%। ठीक है, तो इतना फॉरेस्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और सरप्राइजिंगली यूपी के बॉर्डर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है? उत्तराखंड का है, 45% है। राजस्थान का बहुत कम है, और बिहार का 7.8% है। झारखंड का भी ठीक ठाक है, 29.7%। अगर कन्फ्यूजन है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में परसेंटेज वाइज किस में ज़्यादा है, तो एमपी में 25% है, महाराष्ट्र में 16% है, और उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में किस में ज़्यादा है? तो छत्तीसगढ़ में 41% है, उड़ीसा में 33% है। ठीक है, सो दैट मच इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अब इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तुम कंपेयर कर लोगे, 1 में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, और महाराष्ट्र और एमपी में कौन ज़्यादा है? तो एमपी में ज़्यादा है। ठीक है, ओके, देन मूविंग ऑन। द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मोर देन 80% ऑफ इट्स एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अगेन मिज़ोरम का 84.53%। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इन इंडिया इज़ फाउंड। देखो, मैंग्रोव और वेटलैंड को तुम यहाँ पे एक श्रेणी में रख के आंसर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया जहाँ होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है। तो वेटलैंड एरिया सबसे ज़्यादा गुजरात में है इंडिया में, तो वहीं पे मैंग्रोव एरिया भी चला जाएगा। नाउ मैंग्रोव which are called as tidal forests, vegetation in India is mostly found in Sundarbans. ठीक है, the following areas of India is famous for its mangrove vegetation. Sundarban, among Eastern Ghat, Western Ghat and Chandratal, the following has a protected mangrove region. तो प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन, तो गोवा में प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन है। हाँ, द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो तीनों ही कहाँ मिलेंगे तुम्हें? ये तुम्हें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिल जाएंगे, जहाँ मैंग्रोव में मिलेगा, डेसिडुअस में मिलेगा, एवरग्रीन भी मिलेगा। और ऊपर एक जगह हमने 2 स्टेट्स के नाम पढ़े थे जहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट टाइप का कुछ पढ़े थे, ये दोनों था ना। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम में पढ़े थे हम लोग, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, देन ये हमने पढ़ लिया कि अंडमान एंड निकोबार में तुम्हें तीनों प्रकार के मिल जाएंगे, डेसिडुअस मिल जाएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा, और मैंग्रोव भी मिल जाएगा। 2021 के इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया ऑफ यूपी इज़ अराउंड, तो अप्रॉक्सीमेट पूछा है 6.15%, दैट इज़ 7%। Nagaland mountains are becoming increasingly barren mountains, mainly due to shifting cultivation and the Miyawaki method. Miyawaki method क्या होता है? That is well known for the creation of mini forests in urban areas. Miyawaki method कोई एक good practice होगी, ठीक है, which promotes development of mini forest regions in the urban areas. ठीक है, among उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश and अरुणाचल प्रदेश, the following state has launched अपना वन अपना धन। तो ये स्कीम है हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर कितना है प्रतिशत में अगर देखा जाए, विच इज़ गुड 27.7%। ठीक है, 27% के आसपास है हिमाचल प्रदेश का, लिखा नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। नाउ अमंग पाम, canes, bamboo and bananas, the following plant grown in non-forest area has been omitted from the definition of trees in the Indian Forest Act 2017. So bamboo को हटा दिया है। Wildlife Protection Act was introduced in the year 1972. The following act provides for protection of wild animals in India. Wildlife Protection Act 1972. In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of WPA 1972, it enjoys the same level of protection as the tiger. According to the Wildlife Protection Act 1972, the following animals cannot be hunted by any person except under the some provisions given by the law. तो ये घड़ियाल जाएगा, बिकॉज अगेन इट इज़ शेड्यूल 1 में है, और इनका शेड्यूल चेक कर लो घड़ियाल का, इंडियन वाइल्ड एस का। I think it is an endangered category, Indian wild ass. I don't know about wild buffalo, but Indian wild ass का मुझे पता है। तो इन तीनों का IUCN एज वेल एज WPA में कौन से शेड्यूल में है ये भी देख लो। तो घड़ियाल विच शेड्यूल इन WPA एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में है घड़ियाल? सो दैट इज़ इन शेड्यूल 1।
तो अगर शेड्यूल 1 में है तो घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या होगा? वेट अ सेकेंड, पहले सबका चेक कर लेते हैं। घड़ियाल का शेड्यूल 1 में है। देन इंडियन वाइल्ड एस का WPA के शेड्यूल 1 में है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस जो कि गुजरात के वो सलाइन डेजर्ट्स के पास मिलता है, ठीक है। थाने के, अरे सॉरी क्या नाम है उस जगह का, नाम नहीं याद आ रहा है। एनीवेज, तो फिर वाइल्ड बैफलो का देख लेते हैं। वाइल्ड बैफलो कौन से शेड्यूल में है? ये भी शेड्यूल 1 में है। तो ये सारे के सारे शेड्यूल 1 ऑफ WPA 1972 में जाएंगे। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जाएगा। गैवियाली गैंजेटिकस, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जाएगा। और इंडियन वाइल्ड एस का क्या है? इंडियन वाइल्ड एस का IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और वाइल्ड बैफलो का क्या है? वाइल्ड बैफलो का IUCN स्टेटस दिस इज़ एंडेंजर्ड। तो तीनों का IUCN स्टेटस डिफरेंट है। बट अगर इंडियन लॉ के बात करें, इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो ऑल ऑफ देम एंजॉय द शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए IUCN में, तो फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ इज़ नियर थ्रेटेंड एंड गैवियालिस कैंजिटिकस दैट इज़ घड़ियाल दैट इज़ ओनली क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बाकी वाइल्ड बैफलो इज़ एंडेंजर्ड। नाउ if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is its implication? That is, a license is required for the cultivation of that plant. So such plants are usually invasive and weed की category में आते हैं, तो उसको उगाना allowed नहीं होता है. The Government of India enacted Forest Conservation Act in the year 1980 and National Afforestation and Eco Development Board, that is NAEB. It was set up in 1992 and Project Tiger was launched in India on 1st of April 1973. अब ये मैच द कॉलम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, अलॉन्ग विद यहाँ पे नाईब भी चला जाएगा। NAEB नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड इज ऑल्सो 1992 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दैट इज 2002. Then Forest Research Institute is located in Dehradun and Indian Council of Forestry Research and Education, that is ICFRE, has signed MOU with TIFAC for supporting forest-based communities. The headquarters of ICFRE is also located in Dehradun, in close proximity with the Forest Research Institute. तो Indian Council of Forest Research and Education, ये इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है. The following institutions is not related to the environment. सर्वे जो है ना, सर्वे ऑफ इंडिया, आई थिंक ये काफ़ी पुरानी संस्था है, 1867 या 1767 में बनाई गई थी, कंफर्म कर लेना. ये एनवायरनमेंट से जुड़ा नहीं है. इंडियाज़ लार्जेस्ट फ़िश कौन सी है? वेल शार्क है. वेल शार्क इंडिया की लार्जेस्ट फ़िश है. द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज़ एक जाइंट पांडा होता है. और गैवियालिस क्रोकोडाइला इज़ फाउंड प्लेंटी इन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब तो कम हो गया है, ठीक है. अब ये पूछ रहा है कि इनमें से एंडेंजर्ड कौन है, तो दोनों ही हैं, क्रोकोडाइल एज वेल एज एलिफेंट, दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे. चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन. आई थिंक ये नर्मदा वाला नहीं था, वो तो मेधा पाटिकर का था. चिपको वाज डिफरेंट फॉर डिफॉरेस्टेशन. वो तो बांध बना रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे. द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा. द प्रोटैगनिस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट इज़ चांदी प्रसाद भट्ट. अब देखो दोनों लोगों का नाम याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद, ठीक है. दोनों चिपको मूवमेंट में जाएंगे. द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च्ड इन द रायनी विलेज ऑफ चमोली अंडर लीडरशिप ऑफ गौरा देवी. तो अब ये रायनी विलेज ऑफ चमोली, ये यहाँ पे इनका नाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूरे मूवमेंट का अगर पूछेगा तो इन दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है. अगर सिर्फ चमोली डिस्ट्रिक्ट रायनी विलेज का पूछेगा तो फिर गौरा देवी का नाम इम्पोर्टेंट है. Now, according to United Nations General Assembly, World Wildlife Day, that is observed on 3rd of March. World Wildlife Day, 3rd of March. फिर Environment Protection Act was passed in 1986 and the pug mark technique is used for the estimation of population of various wild animals. Then ये assertion reason है, the loss of forest cover in India has been directly associated with demographic transition in India. हाँ, कह सकते हैं the forest cover is negatively related to population growth. ऐसा नहीं है, तो this is false. अरे यार, ये तो गलत आंसर है, छोड़ो इस सवाल को, छोड़ो. द मेन कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट लॉस आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इज़ गिवन टू राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड. ये एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को भी मिलता है ये.
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मिलता है, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। द वेलफेयर ऑफ ओनली वाइल्ड एलिफेंट्स इज टेकन केयर ऑफ। सभी प्रकार के एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद अगले में देखते हैं।